नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब देश में फिलहाल लंबी लंबी बैठकों का दौर चल रहा है। कुछ बैठकें ऐसे हैं जो कैमरे के सामने हो रही हैं, कुछ बैठकें ऐसी हैं जो कैमरे के पीछे हो रही हैं। इन बैठकों में सरकार बनाने की प्रक्रिया को लेकर चर्चा चल रही है। सरकार बनाने को लेकर जो कुछ भी जो लेन देन की बात चल रही है, जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, उन सब पे खबरें चल रही हैं। दूसरी तरफ आज जिस तरह से इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन जिस तरह से आज कह सकते हैं कि आज खामोशी एक तरह से इख्तियार की, उससे ऐसा साफ तौर पे लग रहा है, जिसका मैंने कल ही आपको ये ऐलान कर दिया था कि आज साफ तौर पे लग रहा है कि गठबंधन की तरफ से, इंडी गठबंधन की तरफ से ये मान लिया गया है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बहुमत उनके साथ नहीं है। क्योंकि जिस तरह से जेडीयू और दूसरी तरफ तेलुगु देशम पार्टी ने रिएक्ट किया, इनके नेताओं ने रिएक्ट किया, उससे ये जो उम्मीद बंधी थी इंडिया गठबंधन की कि वो भी सरकार बना सकते हैं, वो पूरी तरह से टूट गई। हालांकि कई नेता अभी भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि सरकार जो है हम बना सकते हैं, हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं, और उनको अभी भी उम्मीद है कि नेता जो एनडीए गठबंधन के नेता हैं वो अगर इधर उधर से पाला बदलेंगे, इधर से पाला बदल के उधर जाएंगे, तो उनको लगता है कि कुछ बड़ा हो सकता है, उनके पक्ष में हो सकता है। लेकिन यह तस्वीर देश की एक तस्वीर है। आज दो टूक में मैं आपको देश की कई तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि चुनाव के बाद बहुत सारी चीजें देश में चल रही हैं। जो जीते उनके खेमे में, जो हारे उनके खेमे में, जो गठबंधन सरकार बनाने की दौड़ में है उनके खेमे में, जो अब विपक्ष में बैठेंगे उनके खेमे में। कई सारी तस्वीरें मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। उससे आपको अंदाजा लगेगा कि ये जो चुनाव परिणाम आए हैं, इनको किस तरह से राजनीतिक पार्टियां और नेता किस तरह से नतीजों को ले रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना, और मुझे लगता है आप भी ऐसा मानते होंगे, कि जब किसी भी नेता की हार या जीत होती है तो उसका सेलिब्रेशन, हार में जो उसकी विनम्रता होती है, या हार में जो कह सकते हैं कि एक तरह से जिस सम्मान के साथ और जिस तरह से जमीन पर रह के हार को स्वीकार करना होता है, इसी तरह से कहते हैं कि जब आपको जीत मिलती है तो जीत में भी आपके पांव जमीन पर रहना चाहिए। विनम्रता एक बहुत बड़ी चीज होती है जो मुझे लगता है नेताओं को दिखानी चाहिए। लेकिन इस तस्वीर में मैं आपको देश की कई तस्वीरें दिखाऊंगा जिनसे आपको एहसास होगा कि ये जो नतीजे आए हैं, इन नतीजों को लेकर किस तरह के रिएक्शंस हो रहे हैं। और ये तस्वीर आपको देखनी भी चाहिए और आपको समझनी भी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पॉलिटिकल पार्टियों का और नेताओं का कैरेक्टर समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा जो मैं कह रहा हूं, राजनीतिक पार्टियों का, नेताओं का जो मूल कैरेक्टर है वो आपको समझ में आएगा। होता क्या है कि चुनाव के दौर में, जब चुनाव चल रहे होते हैं, तो नेता, राजनीतिक पार्टियां घर घर जाती हैं, वादे करती हैं, हाथ जोड़ती हैं, जनता से जो है अनुरोध करती हैं, अनुनय विनय करती हैं। लेकिन वो नेताओं का असली चेहरा नहीं होता। असली चेहरा बाद में दिखता है। लेकिन जब बाद में दिखता है तो कई बार जनता को लगता है कि हमने क्या चूक कर दी। ऐसा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो सकता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर हो सकता है लोगों का रिएक्शन। यह आपके ऊपर है, आप तय करेंगे कि आपने जिनको वोट दिया, जिनको आपने चुना, वो कैसे लोग थे, क्या आपका फैसला सही था, और अगले 5 साल में आपको यह बात पता चलेगी। लेकिन मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, आज जो देश की तस्वीर है, मैं उस देश की तस्वीर के बहाने कुछ मुद्दों पर बात करूंगा। और आज देश में जो चल रहा है, जो सरकार बनाने की कवायद है, विपक्ष की जो तैयारियां हैं, विपक्ष क्या मुद्दे उठाने की तैयारी कर रहा है, यह सब आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। आपको आज मैं कई तस्वीरें दिखाऊंगा। आपको पहली तस्वीर दिखाता हूं। आज इस वक्त की पहली तस्वीर क्या है, वो पहली तस्वीर आप देखिए, और इस तरह से मैं आपको कई तस्वीरें दिखाऊंगा एक एक करके। जरा तस्वीर दिखाइए। दो टूक में आज आपको देश की तस्वीर, ये तस्वीर नंबर 1 है। पहली तस्वीर, कांग्रेस कार्यालय में लगातार महिलाएं पहुंच रही हैं। यह तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश से भी दिखेगी, यह तस्वीर आपको तेलंगाना और कर्नाटक से भी दिखेगी। ये जो महिलाएं हैं, इनके हाथ में कांग्रेस का गारंटी कार्ड है जिस पर राहुल गांधी के दस्तखत हैं।
जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे की राहुल गांधी की तस्वीर है और इस गारंटी कार्ड में लिखा है कि 1 तारीख को आपको खटाखट पैसे मिल जाएंगे। सुनिए जरा। किसने दिया है? ये हमको लता दीदी ने दिया है। लता जी कौन है पार्टी मुख्य कार्यालय में? ये पार्टी की है की। क्या करती, किस पद पर है लता जी? ये हमको नहीं पता। कार्ड कब दिया गया आपको? कार्ड कब दिया? हम सुबह मिला है। सुबह दिया है। क्या बोला गया, किसने दिया और किस तरह से मतलब बताया कि फॉर्म जमा भर के वहाँ जमा कर देना यहाँ कार्यालय में, तो वही जमा करने हम आए थे। कब मिला फॉर्म? ये सुबह दिया है। लता जी ने दिया आपको? क्या बताया उन्होंने? उन्होंने कहा ये जो भर के देना, फिर मैसेज आएगा उस पर मोबाइल पे। अच्छा। हाँ, फिर जो फायदा क्या बताया? क्या फायदा? अकाउंट में पैसा आएगा। लता जी का पूरा नाम क्या है? हमें नहीं बता सकते। आप कैसे जानती हैं लता जी को? वो तो जानते ही है, नहीं रहती है, उनको जानते हैं। आप भी पार्टी कार्यकर्ता है? नहीं। तो देश की तस्वीर थी, तस्वीर नंबर 1 मैंने दिखाया। देश के कई हिस्सों में महिलाएं कांग्रेस मुख्यालय पहुंच रही हैं। कई जगह महिलाएं जो हैं वो पोस्ट ऑफिस पहुंची अपना खाता खुलवाने के लिए, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कहा था कि 5 तारीख को 4 जून को चुनाव नतीजे आएंगे और 5 तारीख को खटाखट उनके बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए पहुंच जाएंगे। तो और ये देश की तस्वीर नंबर 2 में आपको दिखा रहा हूं। इमरान मसूद के समर्थक जो हैं किस तरह से सड़कों पर हुड़दंग कर रहे हैं। इमरान मसूद के समर्थक जो हैं जीत के बाद किस तरह से वो हुड़दंग कर रहे हैं। ये इमरान मसूद वही हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोटी काटने की बात की थी। इनके समर्थकों ने अंबाला रोड पर तांडव मचाया। इलाके में इस वक्त दहशत का माहौल है। पुलिस ने ऐसे कई लोगों पर जो इस तरह से सड़क पर गुंडागर्दी कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है पुलिस ने ऐसे कई लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। लेकिन आप ये देख सकते हैं, तस्वीर नंबर 2 है। इमरान मसूद जीत के बाद किस तरह से लगातार उनके समर्थक जो हैं सड़कों पर महिलाओं को अश्लील इशारे कर रहे हैं और जीत के बाद सड़कों पर किस तरह का खुला तांडव हो रहा है, खुली गुंडागर्दी हो रही है। यह देश की तस्वीर नंबर 2 थी। मैंने कहा ऐसी कई तस्वीरें हैं देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही हैं, तो वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए देश की तस्वीर नंबर 3। देश की तस्वीर नंबर 3 मैं आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर नंबर 3 कौन सी है? देश की तस्वीर नंबर 3 है। सपा की जीत से उत्साहित पुलिस से भिड़ गए सपा समर्थकों ने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जूते चप्पल फेंके हैं। यह भी उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर है, तस्वीर नंबर 3। भाजपा समर्थकों, सपा समर्थकों ने भाजपा गाड़ियों को देखकर हूटिंग की है और जैसा मैंने कहा, जो वहां पर ये जो आपको दिख रहे हैं, जो यहां पर वर्दीधारी जो सुरक्षा कर्मी हैं, उनके ऊपर चप्पल फेंकी जा रही है, उनके ऊपर बोतलें फेंकी जा रही हैं। ये जीत का जश्न मनाया जा रहा है। जीत से उत्साहित हैं समाजवादी पार्टी के समर्थक जो हैं, कार्यकर्ता। तो इसलिए जीत से उत्साहित समाजवादी पार्टी के समर्थक, उनके कार्यकर्ता सुरक्षा बलों पर चप्पलें और साथ साथ सुरक्षा बलों पर लाठियां, खाली बोतलें फेंकते हुए। तस्वीर नंबर 3। अब आपको दिखाता हूं देश की तस्वीर नंबर 4। देखिए देश की तस्वीर नंबर 4, ये भी आपको दिखाता हूं। देश की तस्वीर नंबर 4 कहां है? ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये देश की तस्वीर नंबर 4 है। ये डीएम के समर्थकों ने भाजपा की हार पर क्या किया? डीएम के समर्थकों ने एक बकरी के बच्चे को, उसको अन्नामलाई जो बीजेपी के अध्यक्ष है तमिलनाडु के, उनकी तस्वीर रखकर बकरी के एक बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया और उस बकरी के बच्चे की बिरयानी बनाकर जो है इस तरह से जीत का जश्न मनाया गया। ये आप देखिए, ये डीएमके के समर्थक हैं, ये तमिलनाडु की तस्वीर है। ये जीत का जश्न है। आप सोच सकते हैं, जीत का जश्न मनाने के लिए एक बकरी के बच्चे को उठाया गया, उसका जुलूस निकाला गया और अन्नामलाई जो बीजेपी के वहां के अध्यक्ष हैं, उनकी तस्वीर रखकर उनकी तस्वीर के ऊपर इस बकरी के बच्चे का सर खट से अलग कर दिया गया और फिर उस बकरी के बच्चे का
मटन पकाकर, उसकी बिरयानी बनाकर वो बांटी गई। ये जीत का जश्न मन रहा है। ये हमारे देश के नेता, ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं, इस तरह से जीत का जश्न मनाते हैं। ये देश की तस्वीर नंबर 4 है। ये तस्वीर नंबर 4 है। मैं आपको तस्वीर नंबर 5 भी दिखाऊं। मुझे लगता है इस तस्वीर को बार बार नहीं दिखाना चाहिए, बड़ी विभत्स तस्वीर है, इसको हटा दीजिए। मुझे लगता है बहुत विभत्स तस्वीर है, लेकिन जिसको हम विभत्स कह रहे हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, वो तमिलनाडु में सड़कों पर हो रहा है। इस तरह से डीएमके जीत का जश्न मना रही है। ये देश की तस्वीर नंबर 4 है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आपको पता चलता है जिनको आपने वोट दिया वो जीत का जश्न कैसे मनाते हैं, हार को कैसे स्वीकार करते हैं। यह आपको आज की इन तस्वीरों में साफ दिखाई देगा। और जैसे मैंने पहली से लेकर अब तक 4 तस्वीरें दिखाई, इनमें आपको पता चलेगा देश में इस वक्त जो है ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको जीत तो मिली, हालांकि सत्ता में नहीं आई हैं, लेकिन उनको जो बड़ी जीत मिली है उस जीत का जश्न कैसे मना रही हैं वो है। अब दिखाता हूं आपको तस्वीर नंबर 5। आज की तस्वीर नंबर 5 आपको दिखाता हूं, जरा स्क्रीन पर दिखाइए। देश की तस्वीर नंबर 5 क्या है? देश की तस्वीर नंबर 5 जो है पश्चिम बंगाल की है। पश्चिम बंगाल में जीत की खुशी में भाजपा के दफ्तरों में आग लगा दी गई है। पश्चिम बंगाल के हुसैनाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जीत की खुशी में जो बीजेपी के दफ्तर हैं वहां पर आग लगा दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उनकी पिटाई की जा रही है घर में घुसकर। ये तस्वीर की, ये देश की तस्वीर नंबर 5 है। ये देश की तस्वीर नंबर 5 है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की तस्वीरें लगातार पश्चिम बंगाल से जब भी टीएमसी की जीत होती है उसके बाद ये तस्वीरें आपको लगातार दिखती हैं। विधानसभा चुनाव के बाद भी हुआ था, और विधानसभा चुनाव के बाद जब चुनाव चल रहे थे तब भी ये हुआ था, और आज भी ये हो रहा है। लगातार ऐसा हो रहा है। और विधानसभा चुनाव को लेकर के जो हिंसा हुई थी उसमें तो महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे मामले हुए थे, जिसको लेकर के बाकायदा जो मामले हैं वो अभी भी कोलकाता हाईकोर्ट में चल रहे हैं। तो तस्वीर नंबर 5 है। टीएमसी की जीत का जश्न इस तरह से मनाया जा रहा है कि बीजेपी के दफ्तरों में आग लगा दी गई है और साथ साथ वहां जमकर हिंसा हो रही है। हुसैनाबाद में टीएमसी कार्यकर्ताओं की जो रिएक्शन हो रहे हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देश की तस्वीर नंबर 5 है। तस्वीर नंबर 5 देश की। ये देश की तस्वीर नंबर 5। टीएमसी समर्थकों ने बंगाल में हिंसा। और इसमें यह भी आपको बता दूं दिलचस्प बात क्या है, सिर्फ बीजेपी ये शिकायत नहीं कर रही, जो इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन में जो सीपीएम सीपीआई है, सीपीएम सीपीआई कह रही है कि हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है। तो सोचिए आप, सिर्फ विरोधी नहीं बल्कि जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है उन सीपीएम सीपीआई के कार्यकर्ताओं को भी मारा पीटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में। यह जीत का जश्न है। बंगाल में इसी तरह से जीत का जश्न मनाया जाता है। तस्वीर नंबर 6 आपको दिखाता हूं। देश की तस्वीर नंबर 6। यह देश की तस्वीर नंबर 6 है। राहुल गांधी से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला ने सवाल किया। राहुल गांधी ने सवाल पूछने पर कहा कि तुम बीजेपी का बैच लगाकर वो जो है टी शर्ट पहन लो ऐसी जिसमें बीजेपी का बैच लगा लो। ये राहुल गांधी ने सवाल पूछने पर महिला पत्रकार को कहा। उधर अखिलेश यादव ने एक पत्रकार को कहा, तुमसे अब किसी और भाषा में बात करनी पड़ेगी। सुनिएगा आराम से, तुमसे अब किसी और भाषा में बात करनी पड़ेगी। ये अखिलेश यादव ने कहा। और साथ साथ जो है जो राहुल गांधी ने महिला पत्रकार को यह कहा कि ये जो बैच लगा लो, बीजेपी का बैच लगा लो। राहुल गांधी इससे पहले भी सवाल पूछने पर जो है इस तरह से कह चुके हैं ये बीजेपी का सवाल है, और ये पत्रकारों की जात पूछ चुके हैं। इस तरह की चीजें उन्होंने करी थी। तो जो लोग कहते हैं कि सवाल पूछने चाहिए, जो लोग कहते हैं कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, वो सवाल पूछने पर पत्रकारों को ये कहते हैं कि बैच लगा कर आइए, मैं तुमको बैच दे देता हूं, और ये कहते हैं कि तुमसे अब किसी और भाषा में बात करनी पड़ेगी। ये और भाषा कौन सी है मैं नहीं जानता, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं अखिलेश जी ने ये किस तरह की भाषा कही थी पत्रकार से कि तुमसे किसी और भाषा में बात करनी पड़ेगी। ये तस्वीर नंबर 6। और आपको आखिरी एक और तस्वीर दिखाता हूं, तस्वीर नंबर 7। आज की तस्वीर नंबर 7 दिखाता हूं आपको। देश की तस्वीर नंबर 7 ये है। तस्वीर नंबर 7 क्या है? कांग्रेस के आईटी सेल ने यह खबर फैलाई कि एनडीए को समर्थन देने पर टीडीपी के कार्यकर्ता नाराज हैं। एक फेक वीडियो, पुराना वीडियो जो है ट्वीट किया गया।
पवन खेड़ा ने, जो कांग्रेस के मीडिया के इंचार्ज हैं, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया और कहा कि आंध्र प्रदेश के लोग गुस्सा हैं और यह दिखाया गया कि टीडीपी के समर्थक नाराज हैं चंद्रबाबू नायडू से, इसलिए क्योंकि चंद्रबाबू नायडू बीजेपी एनडीए का समर्थन कर रहे हैं और इसके लिए एक पुराना वीडियो जो है निकाला गया। ये कई साल पुराना वीडियो है और इसको आज का वीडियो बताकर इस तरह से फेक न्यूज फैलाई गई। तो ये तस्वीर नंबर 7 है। मैं आपको कुछ ही देर में राहुल गांधी का बाइट भी सुनवाऊंगा, जो उन्होंने महिला पत्रकार को कहा था वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। तो ये देश की 7 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई और इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट जो हुए जल्दी से उस पर बात कर लेते हैं, फिर मैं आज के मेहमानों पर जाऊंगा। आज का एक बड़ा डेवलपमेंट ये रहा कि शेयर बाजार में जिस तरह से लगातार सरकार जो चुनाव नतीजे आने के बाद जो शेयर बाजार गिरा, उसको लेकर राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा, राहुल गांधी ने कहा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है और इस स्कैम को लेकर उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और ये जानबूझ करके जो एग्जिट पोल करने वाले हैं ये बीजेपी से मिले हुए थे और इन्होंने जानबूझकर इस तरह के एग्जिट पोल दिया और लोगों के करोड़ों रुपए डूब गए। ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में और पीयूष गोयल बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया। जरा इसको भी सुन लीजिए। रिटेल इन्वेस्टर्स को मैसेज दिया है कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए। उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि एग्जिट पोल्स गलत हैं, उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि बीजेपी को फुल मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है और वो जानते थे 3 जून को और 4 जून को क्या होने वाला है। कितने का 30 लाख, कितना 30 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, कितने का 30 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और हजारों लाखों करोड़ रुपए का चुने हुए लोगों को फायदा हुआ है और हम इंक्वायरी चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में विपक्ष की हार की हताशा से अभी तक शायद राहुल गांधी जी उभरे नहीं है। अब वो मार्केट के इन्वेस्टर्स को भी गुमराह करने की साजिश रच रहे हैं। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। कहा फ्रेजाइल 5 और आज टॉप 5 फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया इस बात को आज स्वीकार करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आश्वस्त किया है कि इस टर्म में देश विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और यह साधारण उपलब्धि नहीं है। पूरा विश्व इसको गहराई से देख रहा है, बड़ी गंभीरता से देख रहा है, समझ रहा है कि ये आगे आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में होने जा रहा है। तो राहुल गांधी के आरोप थे और उस पर पीयूष गोयल का जवाब था। और राहुल गांधी से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि जो आरोप लगा रहे हैं उसको और क्या जेपीसी को लेकर के मांग करेंगे और क्या संसद में फिर हंगामा होगा, क्या लोगों का पैसा जो है इसी तरह से डूबेगा, तब राहुल गांधी ने महिला पत्रकार पर एक शर्मनाक टिप्पणी की। जरा देखिए। राहुल जी, हम लोग ने पहले भी देखा है कि आप लोग ने कई बारी जब सेशन होता है तो सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होता है, जेपीसी की मांग होती है और सेशन पे सेशन वॉश आउट हो जाते हैं और जनता का पैसा वेस्ट होता है। तो क्या आपको ये तो बीजेपी की लाइन है। तो क्या नहीं, मतलब जनता का पैसा के सेशन वाटर आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना, एक मैं आपको दे दूंगा, जरूरत नहीं है। उनका वो सिंबल दे दूंगा आपको, ये उनकी लाइन है। सवाल आपको पसंद नहीं आए वो अलग बात है, पर आपको किसी नहीं, की सवाल मुझे बहुत पसंद आ रहा है। इस तरह से उंगली उठाने की जरूरत नहीं। आप चेक बहुत अच्छा लग रहा है, बोलिए। बीजेपी का बैच पहनने की आप जरूरत सवाल नहीं। पूछे ना, सवाल नहीं, आपको भी जयराम साहब ये बोलना चाहिए। नहीं, सवाल गलत पूछे। बात है। सवाल पूछे। मेरा बस ये सवाल था कि जेपीसी की मांग पे कई बारी कामकाज ठप हो जाता है, तो क्या आपको लगता है कोई और भी राह आप लोग सड़क की राह इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि ये आम आदमी का पैसा है। ठीक। देखिएगा, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं, कांग्रेस अक्सर कहती है, विपक्ष अक्सर कहते हैं कि वो आम लोगों के बारे में बात नहीं करती सरकार, लेकिन उस महिला पत्रकार ने तो आम लोगों का सवाल पूछा था। आम लोगों का पैसा जो है वो बर्बाद ना जाए, उसको लेकर क्या चीज़ हो सकती है वो सवाल पूछा था और उसको जो कह दिया गया
कि आप बैच पहनकर आपको बीजेपी का बैच देते हैं। अब अंत में एक और तस्वीर आपको दिखा देता हूं, तस्वीर नहीं बल्कि एक बयान आपको सुनवा देता हूं, क्योंकि एक बड़ी बात है इस बार जिस तरह से चुनाव हुए हैं। जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उन्होंने इस चुनाव संपन्न होने पर क्या कहा वो जरा सुन लीजिए, उसके बाद आज के मेहमानों से परिचय करवाकर आज की डिबेट को शुरू करूंगा। सुनिए जरा, क्योंकि आदर्श आचार संहिता हट गई है, अब गठन का, नई संसद के गठन का रास्ता साफ हो गया। परिणाम में ही प्रमाण है। सो हम भी खुश हैं, लेकिन ये देश की एक विविधता और देश की एक वोटर की, व्हाट शुड आई से, एक परिपक्वता है। दे आर सो मैच्योर्ड। आई मीन थिंक ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ द वोटर। उसने सारे संदेश दे दिए अपने उसमें, और उसकी जो रिजल्ट्स हैं, जितनी भी अफवाहें फैली उन सब अफवाहों को नकारते हुए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उसने वोट की, और हमारी ईवीएम भी बच गई, उसकी भी, वो भी आज बहुत खुश है। नतीजों के बाद ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। अब 6 महीने बंद रहेगा, शायद अगला चुनाव आएगा तो लगता है ना हो, मुझे उम्मीद है कि नहीं होगा, लेकिन पता नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो शक के दायरे में हर चीज़ को रखते हैं, और जैसे मैंने पहले कहा था, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि ईवीएम भी बच गई। सोचिए वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर ये नतीजे जो है ऐसे नहीं होते तो एक बार फिर से कहा जाता ईवीएम हैक हो गई, चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है, इस तरह की तमाम जो है नैरेटिव्स खड़े किए जाते। और इन्हीं सब पर आज चर्चा करेंगे, और आज की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई इन सब पर आज की चर्चा होगी। और मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद रहेंगे, आइए परिचय करवा दूं। आरपी सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राहुल सिंह काजला मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं राहुल सिंह काजला। मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ हेमराज राम जी जुड़े हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। राहुल सिंह काजला, ईवीएम बच गई। अशोक जी, ईवीएम बच गई बिल्कुल, पर कुछ जगह पर अगर आप ये भिंडी और बिरयानी से आगे बढ़ते अशोक जी, तो आपको बताना चाहिए था कि किस प्रकार जयपुर ग्रामीण में जनमत को लूटा गया और एक किसान के बेटे अनिल चोपड़ा को पहले विनर डिक्लेयर किया गया था 1520 वोटों से, और फिर 1650 वोटों से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। तो जिन लोगों की जो फितरत होती है उस फितरत से लोग बाज नहीं आते, फिर भी 7-10 सीटों पे पहले एग्जिट पोल स्कैम था, फिर काउंटिंग स्कैम किया गया है। मतलब अभी स्कैम हुआ है, अभी भी आप संतुष्ट नहीं है ना? एग्जिट पोल के स्कैम की तो अशोक जी, मैं एग्जिट पोल के स्कैम पर आऊंगा। मैं एग्जिट पोल के स्कैम पर आपको बोलने का मौका दूंगा सर। आपके राहुल जी ने बोला है, आप लोगों को उस पर रिएक्शन दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये पूछ रहा हूं कि अभी भी आपको लगता है चुनाव रिग्ड हुए हैं? ईवीएम अभी भी आपको लगता है ईवीएम हैक हुई है? कई जगह जहां आप, नहीं मैं सीरियस सवाल पूछ रहा हूं, जहां आप हारे हैं वहां ईवीएम रिग हुई है, हैक हुई है? अभी भी नहीं, मैं ईवीएम पर मैंने सवाल उठाया नहीं। जयपुर रूरल में जिस प्रकार पहले एक कांग्रेस के कैंडिडेट को, अनिल चोपड़ा को, पहले विनर डिक्लेयर किया गया 1520 वोटों से, और फिर प्रशासन कहता है कि आप 2-3 घंटे रुकिए, कुछ मतपत्र आपके जो हैं उन्हें खारिज किया गया। 1 मिनट, कुछ आपके जो मतपत्र हैं उन्हें खारिज किया गया और उन्हें फिर 1621 वोटों से हारा हुआ डिक्लेयर कर दिया जाता है। उन्हें ना तो जो रिजेक्टेड मतपत्र थे वो दिखाए जाते हैं, ना उन्हें कलेक्टर से मिलने का मौका दिया जाता है, ना रिकाउंटिंग कराई जाती है। तो ये दीपेंद्र हुडा 2.0 इन्होंने जयपुर में किया है। और जैसे दीपेंद्र सिंह जी रिस्पॉन्ड कीजिए। हुडा 3 लाख वोटों से जीत करके आए थे, वैसे ही कई सीटों पर, इसके अलावा भी कई और सीटें ऐसी थी जहां काउंटिंग में धांधली करी गई है, जो बैलेट्स थी उनमें धांधली करी गई है। आरपी सिंह जी, देखिए, हिंदी की कहावत है, खिसानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस से ठीकरा फोड़ेंगे, और ये भी कहेंगे कि मोदी जी की हार हो गई। इसके बावजूद भी हम तो फिर भी कहेंगे इलेक्शन कमीशन गलत है। इसमें क्या है कि ये जनता के जो मत है उस पर विश्वास नहीं करते। जनता ने एक मत दिया, हमने स्वागत किया उस मत का। हमने ये भी स्वागत किया कि विपक्ष मजबूत होकर आया, अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। परंतु ये कहना कि ईवीएम हैक हो गई, या फिर ये कहना कि वहाँ पर बैलेट ठीक नहीं गिने गए, सर वो जब सर्टिफिकेट मिलने से पहले, जब सर्टिफिकेट मिल जाए तब वह गिनती पूरी गिनी जाती है। जब तक सर्टिफिकेट ना मिले जब तक गिनती पूरी गिनी नहीं जाती। और सर्टिफिकेट मिलने से पहले वहाँ पर सब आपके भी लोग होते हैं, दूसरी पार्टी के भी लोग होते हैं, बाकी लोग पार्टियों के लोग भी होते हैं, और सबके सब
निगाहें गाड़ कर बैठे होते हैं, वो कहते हैं ना गिद्ध की निगाहें गाड़ कर बैठे होते हैं कि एक भी बैलेट इधर से उधर नहीं हो सकता। तो ये कह देना कि कोई कहीं गड़बड़ होगी, कोई मुझे पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं, कौन से लोकसभा की बात कर रहे हैं, परंतु ठीक है, अब क्योंकि हार गए हैं तो कुछ ना कुछ तो ठीकरा फोड़ना, कहना तो ठीकरा फोड़ना ही फोड़ना। परंतु एक बात मैं आज आपके शो पे कहना चाहता हूँ, आपने इतनी सारी तस्वीरें दिखाई, उस तस्वीरों में सबसे जो देश को बांटने वाली तस्वीर है वो जो एक बकरी के आगे हमारे नेता की फ़ोटो लगाकर उसके चेहरे पर जिसको काटा गया, उसके माता पिता बकरी चराते थे, वो गरीब परिवार से आता है, वो बाद में आईपीएस बन गया, उसके माता पिता बकरियां चराकर उसकी अपना जीवन पूरा करते थे और बाद में उसी से उन्होंने उस बच्चे का पालन किया, जिस बेटे का पालन किया, जिसके उन्होंने जिसके चेहरा लगाकर गर्दन काटी, बाद में आईपीएस बना, आईपीएस से इस्तीफा दिया, ज्वाइन करना आता तो डीएमके अन्ना डीएमके रूलिंग पार्टीज ज्वाइन कर लेता, एक फ्लो के साथ चलता, उसको लगा नहीं मुझे ऐसी पार्टी चुननी है जो देश को आगे ले जा सकती है, और उसने भाजपा चुनी और भाजपा चुनकर वह भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बना हमारा। वो ये कैसी राजनीति है, कैसी घृणा वाली राजनीति है कि हम बार बार यही तो कह रहे हैं, मैनिफेस्टो से लेकर, बातचीत से लेकर, व्यवहार से लेकर, चुनाव जीतने से लेकर, हारने से लेकर, चुनाव लड़ने से लेकर, हर जगह मतलब डीएमके जीत गए, आप चुनाव जीत गए ना तो आप खुशी मनाओ, आप किसी को मतलब आप पटाखे चलाओ, कोई मिठाई खिलाओ, कुछ और जो करना करो, पर आप किसी की तस्वीर लगाकर बकरी का गला काटेंगे ये कहने के लिए हमने उसका गला काट दिया, सचमुच ये भारत नहीं हो सकता। राहुल काजला, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? डीएमके आपकी सहयोगी है और तमिलनाडु में हो रहा है जहां आपकी सरकार है, और यूसी तमिलनाडु में हो रहा है जहां से पहले भी कई तरह के बयान आए। मैं उन बयानों के डिटेल में नहीं जाता क्योंकि आज उन बयानों को छोड़ देता हूं, लेकिन मुझे जो लगता है, उन बयानों का जिक्र नहीं किया। नहीं, मैं एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूं, आज उन बयानों को छोड़ देता क्योंकि मुझे लगता है अब ये बात उससे आगे, ये जो नफरत जो है ना, ये जो नफरत घृणा कि हम उसको नेता को हमने हरा दिया है, तो मतलब वहां बकरी का बच्चा उसकी तस्वीर पे रख के काटेंगे और फिर उसकी जो है बिरयानी बना के, ये बिरयानी की बात नहीं है सर, ये जो है ना ये एरोगेंस, ये निर्दयता, घृणा, नफरत, मोहब्बत की दुकान से निकली नफरत है ये। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, मैं फिर एक बार कहूंगा कि हमें भिंडी और बिरयानी से निकल करके एक लार्जर, ये भिंडी बिरयानी का मतलब नहीं है राहुल काजला। हाँ। राहुल काजला, बिल्कुल राहुल काजला भिंडी बिरयानी नहीं है। एक नेता की तस्वीर पर रखकर आप किसी बकरी के बच्चे का गर्दन इसलिए काट देते हैं क्योंकि आपको उस नेता से नफरत है। ये भिंडी और बिरयानी नहीं है, ये खाने का मामला नहीं है, ये आपकी नफरत दिखा रहा है, आपके अंदर नफरत क्या भरी हुई है। कितनी नहीं, आप कितनी सरलता से आपने कह दिया भिंडी और बिरयानी। ये खाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आप जो मर्जी खाइए। के बारे में भी अशोक जी, आपको उन लोगों के बारे में भी बात करनी चाहिए थी। पहले जो लोग मुसलमानों का विरोध करते थे, जो भाजपा के ट्रोल्स हैं, जो भाजपा का आईटी सेल है, आज ट्विटर पे जाकर के कह रहा है कि अयोध्या के हिंदू असली हिंदू नहीं है, अयोध्या के हिंदुओं मुझे भाजपा के आईटी सेल बताइए ना, मुझे बताइए। सुनिए एक मिनट राहुल, एक मिनट रुको, क्या अरे काहे को झूठ बोला जा रहा है, काहे को झूठ बोला जा रहे हो? अपने पाप को ढकने के लिए, अपने पाप को ढकने के लिए झूठ बोल रहे हैं आप। आपने पाप किया है, आपके अलाइज ने पाप किया है, आपने भारत की संस्कृति के खिलाफ जाकर आपने बड़ा पाप किया है। भारत की जो मूल संस्कृति है उसके खिलाफ जाकर पाप किया। सुनिए राहुल काजला, एक मिनट जरा सबकी आवाज बंद कर दीजिए, जरा सबकी, एक मिनट राहुल काजला, एक मिनट आवाज नीचे कीजिए। राहुल काजला, मैं सिर्फ एक बात कर, राहुल काजला देखिए, एक झूठ का जवाब जो है ना, एक सवाल का जवाब जो है दो झूठ बोलकर नहीं हो सकता। मैंने आपसे पहला सवाल किया था ईवीएम को लेकर, तो आपने क्या कहा, आपने एक और झूठ उछाल दिया। मैं बता रहा हूं कैसे झूठ, सुनिए जरा। आपने एक झूठ उछाल दिया कि जयपुर में ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं आपको याद दिला रहा हूं और आपको फिर कह रहा हूं, जाके चेक कीजिएगा। ये सुप्रीम कोर्ट में जब आप लोग ईवीएम को लेकर गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर के आप लोगों की आखिरी पिटीशन पर यह कहा था कि चुनाव नतीजे आने के बाद आपको कहीं पर भी डाउट है, आप तुरंत आइए। अगले 7 दिन के अंदर आप जो भी मामला लेकर आएंगे, आपको लगेगा कि कहीं पर भी कोई गड़बड़ है, हम बैठे हैं, हम आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन आप वो मामला जो आप जयपुर का उठा रहे हैं, इधर का उठा रहे हैं, उधर का उठा रहे हैं, राजस्थान का उठा रहे हैं, आप लोग सुप्रीम कोर्ट में नहीं गए, आप लोग टेलीविजन चैनल पे बोल रहे हो। ये बताता है कि आप लोग सिर्फ फेक नैरेटिव बनाने में, उसको बढ़ाने में यकीन रखते हैं। और मैंने भिंडी और बिरयानी की बात नहीं करी है, मैंने उस नफरत की बात की है। और ऐसी नफरत मैं आपको याद दिला रहा हूं, ऐसी नफरत जो है
केरल में गाय के एक बच्चे को काट के, सड़क पर काट के, आप खाइए कुछ भी, लेकिन गाय के एक बच्चे को सड़क पर काटकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उसकी बिरयानी बनाकर गाय के बच्चे को और आप कहते हो गांधी जी की पार्टी है जिसका गाय के बच्चे को सड़क पे काटकर उसका जो है मांस आप बना के बेच रहे हो और कह रहे हो कि आप गांधी जी की पार्टी है। मेरा सवाल उस पर है, राहुल काजला, जवाब दीजिए। जी, ना ये कोई इंडिया अलायंस के नेता है, ना ये कोई डीएमके के नेता है, और मुझे तो ये जो सातों वीडियोस आपने दिखाई हैं इनकी क्रेडिबिलिटी पे ही डाउट है। अच्छा, चलिए, ओके। अब आप ये भी नहीं मानेंगे तो आपको पवन खेड़ा की मैं वीडियो दिखा दूं, आप ये भी कह दीजिए, अब ये भी कह दीजिए पवन खेड़ा आपके नेता नहीं है। टीडीपी को लेकर जरा पवन खेड़ा का इनको ट्वीट दिखा दीजिए, जरा पवन खेड़ा का ट्वीट दिखा दीजिए। अभी आप कह रहे हैं डीएमके के नेता नहीं थे, अब आप कहेंगे कि पवन खेड़ा हमारे नेता नहीं है। पवन खेड़ा का जरा ट्वीट दिखाइए। गजब है। राहुल काजला सुनिए, राहुल काजला सुनिए, अगर आपके पास सवालों का जवाब नहीं हो तो आप राहुल गांधी की तरह मुझे कह सकते हैं, जैसे राहुल गांधी पत्रकारों से बिहेव करते हैं, मुझे आप कह सकते हैं कि मैं बीजेपी का बैच लगा लूं, लेकिन सवालों का जवाब देना सीखिए। एक मिनट सर, एक मिनट। राहुल काजला, पत्रकारों के सवालों का जवाब देना सीखिए। आपके नेता जो है देते नहीं झूठ। ये देखिए, आपको मैंने ये तस्वीर दिखाई है, ये पवन खेड़ा की तस्वीर दिखाइए, पवन खेड़ा का ट्वीट दिखाइए। आप लोग जो है लगातार जो है देश में चुनाव पूरा फेक नैरेटिव पे चुनाव लड़ते रहे, और अब भी इस शो में बैठ करके मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं और आप झूठ बोल रहे हैं, आप सरासर झूठ बोल रहे हैं। राहुल काजला, मैं फिर कह रहा हूं, या तो सवालों का जवाब दीजिए अगर तथ्य हैं, नहीं है तो पत्रकारों पर इल्जाम लगा दीजिए, या मुझे कह दीजिए कि हम आपसे दूसरी भाषा में बात करेंगे। अब तो हमारे इतने सांसद आ गए हैं, कह दीजिए दूसरी भाषा में बात करेंगे, कम से कम झूठ मत बोलिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, कोशिश करूंगा राहुल काजला थोड़ा सच का सामना करने की हिम्मत आएगी। अब आप एक जिम्मेदार विपक्ष हो गए हैं, अब आप 99 सांसद हैं आपके, और आपको विपक्ष का आधिकारिक रूप से आपको पद मिलेगा, तो कम से कम जिम्मेदार विपक्ष हो जाइए, सच को स्वीकारना सीखिए और झूठ का जो नैरेटिव है उससे हट जाइए, यह आपका भला होगा। इस देश को जो तस्वीरें दिखाई, उस देश की तस्वीरों से आप भाग नहीं सकते। राहुल काजला, सच का सामना करना सीखिए। आ रहा हूं मैं इस ब्रेक के बाद, और अगर हिम्मत हो तो जवाब दीजिएगा, और नहीं तो मुझ पे आरोप लगा के मुझ पे धमकी देकर निकल जाइएगा। इस ब्रेक के बाद आ रहा हूं। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद, बेमिसाल MDH कश्मीरी, MDH कश्मीरी। MDH। अरे क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्याज सबसे ज्यादा है। पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्याज भी बढ़ाता है। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। पापा, ये सब? हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए। ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD। अरे ये कैसे रह गया? पैसे गए? नहीं, उपाय है। बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए, वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है। ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें। दादू, ये RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सही कह रहा है। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है, इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP। म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए, ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Crafted for the curious। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। दो टुक आप देख रहे हैं। दो टुक में हम आज जो नतीजे आने के बाद देश की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें दिखाकर हम उन पर चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त देश में क्या माहौल है, जैसे मैंने पहले भी कहा, सरकार जो है फिलहाल अभी जो है गठन की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। जो संकेत मिल रहा है उससे इंडी गठबंधन जो है वो ये मान चुका है कि सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, बहुमत उसके पास नहीं है। लेकिन वो इस उम्मीद में है कि कभी ना कभी ये जो सहयोगी पार्टी इनमें से कोई बिखरे और उसके बाद इंडी गठबंधन को एक बार फिर से जो है सत्ता में आने का मौका मिले। सत्ता में आने के पहले ही जिस तरह का एरोगेंस, जिस तरह की नृशंसता, जिस तरह की चीज़ें जो हैं जो अलग अलग तस्वीरों में दिख रही हैं, मैंने वो तस्वीरें भी देखा, उसके बारे में भी बात की। EVM को लेकर जो आप कहानी ख़त्म हो जानी चाहिए, ऐसा चुनाव आयोग का मानना है। लेकिन EVM को लेकर फिलहाल तो लोग नहीं कह रहे कि EVM की इज्जत फिलहाल तो बच गई है, लेकिन उन्होंने आशंका भी जता दी कि 6 महीने बाद क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि अभी जो है इंडी गठबंधन को ठीक ठाक सीटें मिली हैं और कई जगह उसने अच्छा प्रदर्शन किया है। शायद इसीलिए जो EVM है उसकी इज्जत बच गई है। इन्हीं सब पे चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ 4 मेहमान जुड़े हैं। RP सिंह जी जुड़े हुए हैं, राहुल काजला जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, RP सिंह जी BJP से, हेमराज राम जी जुड़े हैं JDU से और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी समाजवादी पार्टी से। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, मेरा सवाल आपसे है। मैंने जो तस्वीरें, मैं सिर्फ एक ही बात कह रहा हूँ कि आपकी पार्टी अब बड़ी पार्टी हो गई है और मैंने कल भी बधाई दी थी, एक बार फिर कह रहा हूँ, आपकी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। ये अपने आप में एक जिम्मेदारी का एहसास भी है, लेकिन इस जिम्मेदारी के एहसास के बाद जो कुछ तस्वीरें हैं वो थोड़ी सी चिंता पैदा करती हैं। आपको लगता है कि जब बड़ा वृक्ष होता है, फलदार वृक्ष होता है, तो उसको थोड़ा सा विनम्र भी होना चाहिए। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, ये आवाज इको तो नहीं हो रही? नहीं, बोलिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों को आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिनकी वजह से आज समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 1 नंबर पार्टी और 140 करोड़ लोगों की भावना की वजह से आज देश की तीसरी पार्टी हो गई। पहला विषय तो यह है, और ये कोई आश्चर्य नहीं है हमें कि हमारी पार्टी और हमारे नेता को भारतीय जनता पार्टी और उनके तथाकथित लोग कितनी नफरत करते हैं और उनका जो एजेंडा है वो बदसूर जारी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो कि OBC जाति से आते हैं, उनके घर को धोने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव कन्नौज में जब जाते हैं एक मंदिर में, यही OBC विरोधी लोग भारतीय जनता पार्टी के उस मंदिर को साफ करना चाहते हैं। और अभी आपने एक बात कही कि लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। आज एक हमारी सबसे विरोधी पत्रकार, जो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हुई दिखाई देती है, उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव एक ऐसे नेता हैं जो लदे हुए वृक्ष हैं और हमेशा झुक के रहते हैं। आज उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद और प्रदेश की और देश की तीसरी पार्टी होने के बाद भी उनका स्वभाव इतना झुकाव वाला, लेकिन बदसूर जारी है। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं सुन पा रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक बकरी काटने की बात कर रहे हैं। मैं देख पा रहा था किस प्रकार ये लोग हैं जो गौमांस बेचने वाली फैक्ट्रियों से चंदा लेते हैं, चंदा लेने का काम करते हैं। भुवन भास्कर जोशी जी, एक मिनट करेक्ट कर दो। भुवन भास्कर जोशी जी करेक्ट कर दो। हाँ, बोल दी। थोड़े अपने फैक्ट्स चेक कर कराया करें। बीफ मतलब गाय नहीं है, बीफ मतलब भैंस है, पहली बात। दूसरी बात,
हमको बकरी काटने से कोई दिक्कत नहीं है, बकरी काटे, बकरा काटे, आप भैंस काटे, किसका मीट खाएं, किसका मांस खाएं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो अरे रुकिए, सुनिए ना, आपने बोला आप झूठ परोस रहे हैं, सुनिए पहले एक बार, सुन लीजिए आराम से। परंतु आप हमारे नेता की फोटो लगाकर बकरी का सिर काटेंगे, उस नेता के सिर लगाकर जिसके माता पिता बकरी चराकर जिसने उनको बड़ा किया, IPS अफसर बनाया, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, ये शर्मनाक है। मैंने बीच में नहीं बोला, मैंने मर्यादा निभाई। एक मिनट रुकिए सर, रुकिए भुवन भास्कर जोशी, एक मिनट आरपी सिंह जी, भुवन भास्कर जोशी जी, मैं खुद ये करेक्ट कर रहा था, लेकिन उन्होंने बोला इसलिए मैंने रोका क्योंकि आपने एक फैक्ट गलत दिया। गाय के भारत में कोई भी गौ मांस को परोसने वाली कोई फैक्ट्री नहीं है। जो आप कहते हैं ना गाय और भैंस में फर्क होता है दोनों सा, तो आप लोग लगातार इस तरह की जो करते हैं वो यूट्यूबर, जर्मन के यूट्यूबर की तरह इतना फेक न्यूज फैक्ट्री मत खोलिए सर। मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है, आप जब तक फैक्ट बोलेंगे, सुनिए मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, आप मेरे को कंप्लीट करने दें। मैं तो आपको कंप्लीट करने दे रहा हूं। मैंने सिर्फ आपको क्या कहा, मैंने कहा आपको सिर्फ इसलिए रोका क्योंकि आपने एक फैक्ट गलत बोला, उसके लिए आपको सही करने के लिए रोका, और आप अपनी बात पूरी कीजिए। लेकिन दूसरा मेरा छोटा सा सवाल, आपने यहां पर भी एक पत्रकार को तमगा दे दिया, एक महिला पत्रकार को, ये विनम्रता नहीं होती। और दूसरी तरह से मैंने फिर कहा, अखिलेश जी का मैं वीडियो नहीं दिखाना चाहता, मेरे पास वो वीडियो है जिसमें वो पत्रकार से कह रहे तुमसे किसी और भाषा में बात करनी पड़ेगी क्या, तो ये विनम्रता नहीं होती भुवन भास्कर जी। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ठीक है, जो आपने जो बात कही बकरी की, भैंस की, वो विषय नहीं है, लेकिन ये भी याद है देश को कि गोधरा में कितने इंसान किसने कटवा दिए, ये भी देश जानता है, ये भी देश जानता है, ये भी देश जानता है, ये भी देश जानता है। आप निराधार बात करने से भुवन भास्कर जोशी जी, कोर्ट ने उनको बरी किया, एक भी इल्जाम नहीं है किसी के ऊपर, समझे नहीं, झूठ परोस। नहीं सर, भुवन भास्कर, एक मिनट सर, मैं क्या कहा था, आपने कहा था, मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था मैंने राम भक्त मरवाए, कहा था नहीं कहा था? ये कहां डिबेट ले जा रहे हैं, एक मिनट सुनिए, एक मिनट रुकिए, ये कहां डिबेट ले जा रहे हैं सर, कहां ले जा रहे हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने राहुल काजला जी से कुछ सवाल पूछे थे, उसका आप विनम्रता के साथ राहुल काजला जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टे उन्होंने इस डिबेट को, और आप जो है गोधरा तक ले गए। जब वो गोधरा ले जाएंगे तो वो राम भक्तों पे गोली चलाने पाएंगे। अगर आप लोग, एक मिनट सर, मुझे एक मिनट, अगर आप लोगों से सवाल का जवाब नहीं देते बनता तो आप लोग कहिए कि भाई पास, मैं अपने शो में ये भी सिस्टम डाल देता हूं कि आप लोगों को मुश्किल सवाल लगे तो आप पास कर दिया करिए कि भाई पास, मैं तो अपना भाषण लेकर आया हूं, ये मैंने भाषण लिखा, आज मैं ये भाषण बोलूंगा, तो आप लोग ये कहकर आइए करिए, तो मैं फिर तय करूंगा कि मुझे आप लोगों को भाषण देने के लिए अपने शो में बुलाना है, क्योंकि मैं तो सवाल लेकर बैठा हूं। मैंने आज वो वीडियो देखा सुबह अखिलेश जी का, और अभी आपने एक महिला पत्रकार को लेकर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर दिया कि वो बीजेपी की है वो, तो आप सोचिए कि जो आपके नेता को तारीफ कर रहे हैं, आप उनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अहंकार है भुवन भास्कर जोशी जी, ये विनम्रता नहीं होती, ये अहंकार है। मैं जा रहा हूं हिमराज राम जी के पास, एक मिनट रुकिएगा मैं हिमराज जी के पास जा रहा हूं, मैं हिमराज जी के पास जा रहा हूं। हिमराज जी, पूरा जो विपक्षी कुनबा है, मैं सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो मैंने तस्वीरें दिखाई, उस तस्वीरों में आपकी तस्वीर फिलहाल नहीं थी, लेकिन एक तस्वीर यह है कि जो दिल्ली में सरकार बनाने की कवायद चल रही है, उसमें जेडीयू को एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मान रहे हैं। और ये जो पूरा जो एक तरह का, जिसको मैं कह रहा हूं, जो एरोगेंस है, जो निर्दयता है, वो सब इसलिए है क्योंकि उनको अभी भी लग रहा है कि भाई एनडीए गठबंधन की कुछ पार्टियां हमारे पास आ जाएंगी और हम सरकार में आने ही वाले हैं। तो उम्मीदें आप पर हैं। एक तस्वीर आई थी नीतीश जी की तेजस्वी यादव जी के साथ, उस तस्वीर को लेकर इंडी गठबंधन की जो है उम्मीदें वो कायम है, क्या कहेंगे आप सर? देखिए, जिस तस्वीर की बात की जा रही है, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी प्लेन से जा रहे हैं दिल्ली, और उसी प्लेन में तेजस्वी जी बैठे हैं। तो एक प्लेन है, उसमें यात्री के रूप में कोई भी जा सकता है, और इसको लेकर के जो इस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं और कयास लगाए जा रहे हैं, इस कयास में कोई दम नहीं। दरअसल नमो नीतीश की जोड़ी, आप म्यूट हो गए हिमराज जी। नमो नीतीश की जोड़ी ने दरअसल इंडी गठबंधन को 99 के चक्कर में डाल दिया है, और 99 के चक्कर में पड़ने के बाद
हमको लगता है कि इंडी गठबंधन का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है और इनके सहयोगी दलों का भी। कांग्रेस ने कई तरह के जो बयान दिए, अभी चुनाव हुए 2024 के लोकसभा चुनाव, दरअसल पूरे चुनाव की प्रक्रिया को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि एनडी गठबंधन वाले हमेशा जनता के बीच में झूठ परोसने का काम कर रहे थे। कभी वीडियो के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया पर लगातार झूठ परोसी जा रही थी और इसके वजह से ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जनता की आंखों में धूल झोंक करके, जनता को गुमराह करके हम वोटों की बार्गेनिंग करें। लेकिन जनता ने इस तरह का जो इन लोगों ने डाला वीडियो और जो झूठ फैलाने का काम किया, एक सिरे से खारिज किया। और जो सबसे बड़ी बात है, ये जो कहते हैं कि एक जो अभी आपका जो सवाल था कि कहीं बकरी काट देते हैं लोग फोटो लगा के, कहीं पर कुछ कर देते हैं, तो दरअसल ये उम्मीद से ज्यादा सीटें इनको मिल जाती है और इसके वजह से ये लोग थोड़ा सा अलबला गए हैं। अलबलाने का मतलब कि ये लोग जो है अपने मानसिक संतुलन को खो बैठे हैं और जिसको लेकर ये तरह तरह का बयानबाजी कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के ऊपर भी अभी तो कुछ दिन पहले तक लगातार नीतीश कुमार जी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगा रहे थे और आज नीतीश कुमार जी के तरफ से आप इधर आ जाइए, आप उधर आ जाइए, इस तरह की बात कर रहे हैं। दरअसल ये लोग अपनी बेहयाई का हद पार कर चुके हैं। नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता से लेकर और बिहार के हमारे प्रदेश के प्रवक्ता तक हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि हम एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। हमारे नेता ने भी बोला और जो कल की बैठक में हमारे नेता और चंद्रबाबू नायडू जी ने भी अपना समर्थन पत्र दे दिया कि हम एनडीए के सपोर्ट में हैं और मोदी जी के प्रति भी अपना आस्था का पत्र दे दिया कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ओके। तो अब तो किसी तरह का कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, उसके बाद भी ये लोग अपना आशा पाल के रख रहे हैं। तो इन आशाओं में कोई दम नहीं है और जनता इन्हें नकार चुकी है। जनता इन्हें, ये बात तय है कि जनता इन्हें विपक्ष में बैठे का जनादेश दे दिया है बैठने का। ओके, तो ओके, इनको अपना विपक्ष ओके हेमराज जी का पालन करना चाहिए। हेमराज जी आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, जनता ने विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। मैं इसी चीज को लेकर आगे बढ़ाता हूँ क्योंकि जनता ने, आपने इंपॉर्टेंट बात की और अभी आपकी बातों से तो साफ लग रहा है कि जो अब तक जेडीयू की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि आप तो कह रहे हैं कि नमो और नीतीश की जोड़ी, मतलब ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है कि जेडीयू अब ये कह रहे हैं नमो और नीतीश की जोड़ी का ये जनादेश है और ये जनादेश जो है वो इंडी गठबंधन को नहीं है। राहुल काजला, ये जो जनादेश है ये इंडी गठबंधन के पक्ष में नहीं है, ये जेडीयू भी कह रहे हैं, ये लगातार जो है टीडीपी भी कह रही है। तो सवाल ये कि रिफ्ट पैदा करने की क्या कोशिशें आप लोगों की तरफ से हो रही हैं? क्योंकि अभी उन्होंने, हेमराज जी ने भी कुछ बात कही और दूसरी तरफ मैंने शुरू में एक तस्वीर भी दिखाई कि आज पवन खेड़ा खुद जो है एक ऐसा वीडियो जो है ट्वीट को रीट्वीट करते हैं जो बड़ा पुराना वीडियो है और वो फेक वीडियो निकला। अशोक जी, पवन खेड़ा जी ने जो वीडियो ट्वीट किया वो तो चंद्रबाबू नायडू जी के, आप ट्विटर हिस्ट्री पे आप काफी एक्टिव हैं, ट्विटर पे जाके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा किस प्रकार वो नरेंद्र मोदी जी को डिक्टेटर कह रहे हैं, किस प्रकार उनको एजेंसीज को मिसयूज करने की बात कर रहे हैं। सर वो बताइए, मैं अभी चेक कर लेता हूँ कब का ट्वीट है। उनके कई सारे ट्वीट्स हैं जो वायरल हो रहे हैं अभी। कब के सर? आपको भेज, अरे सर कब के? वो अभी के हैं, अब पिछले एक हफ्ते के हैं, एक महीने के हैं, एक साल के हैं, 5 साल के हैं? पिछले 5 साल में कई दफे के ऐसे हैं जब पिछले 5 साल में ना सर, 5 साल में तो होगा, मैं तो उससे इनकार ही नहीं कर रहा। और मैं ये कह रहा हूं ये वीडियो भी टीडीपी के कार्यकर्ताओं का, ये भी वीडियो जो है ये है, ऐसा नहीं है वीडियो है नहीं, लेकिन ये 5-6 साल पुराना वीडियो। आप ही का चैनल कह रहा है कि ये फेक वीडियो है। हाँ, मैं कह रहा हूं भाई, जब आप किसी आउट ऑफ, नहीं राहुल काजला जी, जब आप आउट ऑफ कंटेक्स्ट किसी 5 साल पुराने वीडियो को आज निकाल कर कहते हैं कि आज ये राहुल काजला 5 साल पहले राहुल काजला जो है वो कह रहे होंगे कि भाई राहुल गांधी जो है वो जो है फेल हो गए हैं, आज आप मानते हैं राहुल गांधी पास हो गए, तो 5 साल पहले का राहुल काजला का वीडियो निकालकर ये तो नहीं कहा जा सकता ना कि राहुल काजला कह रहे हैं राहुल गांधी फ्लॉप हो गए। अशोक जी, जो लोग नरेंद्र मोदी जी के पूर्व में विरोध में रहे हैं, क्या वो अभी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं बन सकते? क्या लोकतांत्रिक तरीके से बिल्कुल बन सकते हैं, उससे मैं इनकार नहीं करता राहुल काजला, बिल्कुल नहीं। आप उससे वो जो आप कह रहे हैं
वो जो आप कह रहे हैं उससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन मैंने इसीलिए हिमराज राम जी से बात की। तो वो हिमराज राम क्या कह रहे हैं कि आप लोग जो हैं अननेसेसरी उम्मीद लगा के बैठे हैं, वो कह रहे हैं हम कहीं नहीं आने जाने वाले। अननेसेसरी उम्मीद क्यों? नीतीश कुमार जी कुछ महीने पूर्व तक ही इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, हमारे नेचुरल पार्टनर थे वो। तो अगर ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर वो आना चाहे, किसके नेचुरल पार्टनर नहीं, अगर वो आना चाहे तो इसमें हम क्यों विरोध करेंगे? क्या सरकार बना, क्या सरकार बनाने का जल्दी से पंजाबी में कहावत है, सुनिए एक मिनट सुनिए राहुल। हाँ मैं हिमराज जी आ रहा हूँ, सुनिए। पंजाबी में कहावत है डाची का थुन, जब ऊँटनी रेगिस्तान में चलती है उसका थुन लड़कता है तो पीछे पीछे लोमड़ी चलती रहती है, ये सोचकर कि अभी थुन गिरेगा, मांस का टुकड़ा है। अरे भैया आप इस मुंगेरी लाल का सीन सपने देखने बंद करो, ये मानो कि विपक्ष में हो, विपक्ष में बैठो और अच्छा विपक्ष का काम करो। हिमराज जी जल्दी से आपका एक कमेंट, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं सपा के पास जाऊंगा। वो कह रहे हैं आप नेचुरल पार्टनर हैं इंडिया अलायंस के। देखिए जदयू लंबे समय तक भाजपा के साथ गठबंधन में रहा, यानी एनडीए गठबंधन से हिस्सा रहा है, और ये एनडीए गठबंधन के साथ हम इसको नेचुरल गठबंधन मानते हैं, और नेचुरल गठबंधन के साथ हम हैं खड़ा और आगे भी रहेंगे। इसमें किसी तरह की कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और जो विपक्षी के द्वारा जो अभी तक जो ये लोग आशा पाल के रखे हैं, हमारी प्रार्थना है कि वो आशा से ये लोग जो है विरमित हो जाए, आशा छोड़ दे और विपक्ष में बैठकर अपनी भूमिका को अदा करे। विपक्ष में बैठकर अपनी भूमिका को अदा करे, हिमराज राम जी कह रहे हैं, जेडीयू के प्रवक्ता। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। बात यह है कि राहुल गांधी जी ने न्याय करने की बात की थी, तो एक सवाल ये भी आज बन रहा है कि भाई महिलाओं के साथ न्याय कब होगा जिनको गारंटी कार्ड दिए गए थे, और आज जो है इस उम्मीद में 5 तारीख से लगातार कांग्रेस मुख्यालय के चक्कर लगा रही हैं कि उनके अकाउंट में खटाखट जो है 1 लाख रुपए पहुंचेंगे। वो न्याय कब मिलेगा, इससे भी बात कर लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH Do you feel conscious while smiling? Say goodbye to your worries because an orthodontist can help you feel confident. Be it a child, a teenager, or even a working professional, braces and aligners can help you get that stunning smile. Consult your nearest orthodontist. To learn more, visit the Indian Orthodontic Society's website, bracesspecialists.com. तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। RBI कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा, जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नया फोन? बिल्कुल मेरे जैसा। तेरा ही फोन है। टीम बस में भूल आया था तू। क्रिकेट के बाद का प्लान ऐसे मत भूल जाना भाई। क्रिकेट के बाद का प्लान मतलब पाजी? मतलब रिटायरमेंट का प्लान। इस जनरेशन ने तो उस बारे में सोचा भी नहीं होगा। नहीं भाई, पहले मैच से ही सोचा है।
इसलिए तो वो कर रखा है। वो मतलब क्या? वही जो सब लोग सही है करते रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स में SIP? म्यूचुअल फंड्स में SIP। अगर ऐसे भूल भी जाओ ना तो भी रिटायरमेंट का प्लान बैकग्राउंड में चलते रहना चाहिए ताकि आगे की लाइफ सेट रहे। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में आज की तस्वीर की हम बात कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के मेरे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी जुड़े हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, ये सवाल हालांकि मुझे राहुल जी से पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आपसे भी पूछ रहा हूँ, क्योंकि लखनऊ में लगातार महिलाएं जो हैं कांग्रेस का गारंटी कार्ड लेकर के, जिस पर राहुल गांधी जी के दस्तखत हैं, वो मुख्यालय पहुँच रही हैं। कह रहे हैं कि भाई हमको 5 तारीख को कहा था कि 1 लाख रुपया जो है अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। अब वो महिलाएं अपना पैसा मांग रही हैं। न्याय तो करिए उनके साथ। देखिए, उन महिलाओं को अगर सरकार आती तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि उनको कहा गया था कि सरकार आने पर। लेकिन जिन लोगों ने सरकार आने पर भी देश के लोगों को 15 लाख नहीं दिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? उन लोगों को कहा था कि काला धन वापस आएगा, उनके लिए क्या कहेंगे? 20 करोड़ नौकरी आएगी 10 साल में, उसका नहीं आने पर क्या कहेंगे? क्या उस पर भी कभी चर्चा चलेगी? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आपके सवाल वाजिब हैं। आरपी सिंह जी, रिस्पॉन्ड कीजिए। कि पहली बात ये जो झूठ परोसते हैं बार बार 15 लाख रुपए वाला, मैं चाहता हूं अभी डिबेट अभी आपके 10-15 मिनट है। नहीं सर, मेरी डिबेट आखिरी उसमें, इसलिए मैं आपसे चलिए, मैं चाहता हूं कोई बात नहीं, भुवन जोशी जी फिर आएंगे आपके डिबेट पे। कृपा कर वो 15 लाख वाला वीडियो लेकर आइए अगली बार, झूठ बोलने की जगह। पहली बात। दूसरी बात, जरा कृपा कर हिमाचल याद कर लीजिए। आज भी वहाँ पर बहनें बेटियाँ याद कर रही हैं। 24,000 रुपया बन गया उनके सिर का। हर बेटी बहन को 24,000 रुपया देना है आपने, उस सरकार ने, अब क्योंकि उन्होंने कहा था हम 1500 हर महीना देंगे। अच्छा, दूर मत जाइए, पंजाब आ जाइए। पंजाब में भी वादा कर आए थे कि हम हर महीने 1000 रुपये देंगे, वो आज तक पूरा नहीं हुआ। वहाँ पर भी लगभग 28,000 या 30,000 रुपये बन गया। दिल्ली में वादा किया 1000 रुपये महीना देंगे। अरे वादे करो तो वादे पूरे करने की हिम्मत रखो। सरकार में, चलिए आपके सरकार नहीं आई तो जहां सरकार है वहां तो वादा पूरा करो। इसलिए लोग आपके वादों पर विश्वास नहीं करते और इसलिए आपको विपक्ष में बिठाते हैं। ओके, चलिए, मेरे पास समय फिलहाल आज इतना ही है, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ठीक है आपने जो भुवन भास्कर जोशी कहा कि भाई सरकार आती तो वादे पूरे होते हैं, लेकिन इन महिलाओं को जिस तरह से गारंटी कार्ड दे दिए गए, वो अपने आप में मुझे लगता है चुनावी वायदे का नहीं बल्कि एक चीटिंग का अपने आप में मामला है कि आप महिलाओं को कार्ड देते हैं और कहते हैं कि 5 तारीख को आपके अकाउंट में खटाखट जो है 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में गिरने लगेंगे, मैं साइन करके दे रहा हूं। ये मुझे लगता है धोखाधड़ी है। चुनाव में ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का। दो टूक में कल आपसे मुलाकात होगी कुछ और मुद्दों पर, देश की जो तस्वीर बन रही है उस तस्वीर पर कल मुलाकात होगी। फिलहाल नमस्कार।